और इसका फीस वगैरह मेंशन्ड है और कितना परसेंटेज आपके इंजीनियरिंग का रहेगा, उसमें डिप्लोमा और डिग्री दोनों अलाउड है और 40% वेटेज जो है उसके अलावा मिसलेनियस पार्ट्स का रहेगा। फिर उसके अंदर 140 क्वेश्चंस है, 200 मार्क्स के हैं, 2 आवर्स का है और उसमें नेगेटिव मार्किंग है। और ये पूरा डिवाइडेशन जो है क्वेश्चंस का, उनके मार्क्स का पूरा चार्ट बना हुआ है, इसको देख लें। और फिर उसके बाद हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। हमने पिछली क्लास में मेश ट्रांसफॉर्मेशन और सुपर मेश का जो कॉन्सेप्ट था वो स्टडी किया था। उसके बेस पे हमें डिपेंडेंट सोर्स वाले जो कुछ क्वेश्चंस थे वो देखने थे। उससे पहले मुझे लगा कि हो सकता है कि किसी का बेसिक अच्छा नहीं हो, बेसिक जो एलिमेंट्स है उनके बारे में अच्छा नॉलेज नहीं हो, तो वो वाला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। हमने स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन देखा जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस देखा था कि स्टार से डेल्टा में कैसे जाते हैं, तो वैसे वाला ही उसके अंदर अगर इंडक्टर आ जाए, अगर कैपेसिटर आ जाए तो वो कैसे करते हैं। और उससे पहले स्टार डेल्टा की जरूरत हमें क्यों पड़ी, जब हमारे पास सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट बनाने का फॉर्मूला था, तो वो हम देख लेते हैं। उससे पहले जो बेसिक हमारी चीजें थी उनको देख लेते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हो रही है, अगर उसको कोई अपोज कर रहा है, तो वो जो एलिमेंट होता है वो हमारा रेजिस्टेंस होता है। और इसका जो मटेरियल, ये डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, जैसे कि किस चीज का बना है, एल्यूमिनियम का बना है, स्टील का बना है, कॉपर का बना है, गोल्ड का बना है, सिल्वर का बना है। और हमें पता है कि रेजिस्टेंस सिल्वर का सबसे कम होता है और गोल्ड वगैरह जो कॉस्टली चले जाते हैं उधर रहते हैं। अगर हम उसमें नॉर्मल रूटीन में मटेरियल कौन कौन से काम में लेते हैं, तो हम लेते हैं सिल्वर, एल्यूमिनियम, स्टील, आयरन, ये सब और इनका मिक्सचर अलग अलग टाइप के बनाते रहते हैं। जैसे ACSR जो कंडक्टर है वो हम ट्रांसमिशन लाइन वगैरह में, और जो घरों के अंदर छोटी वायरिंग होती है वो कॉपर वगैरह की एल्यूमिनियम का मिक्स करके वैसे रहते हैं। तो ये सब उसका जानकारी है। और इसका रिप्रेजेंटेशन जो इसका सिंबल है उसको हम ऐसे दिखाते हैं, रेजिस्टेंस को ऐसे दिखाते हैं, आर लिखते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है। ठीक है। फिर उसके बाद ही सेम तरीके से इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर एक पैसिव क्वांटिटी इसलिए रखते हैं, रेजिस्टेंस भी पैसिव क्वांटिटी है क्योंकि इनके पास कोई भी एनर्जी स्टोरिंग या फिर हम ये खुद से खुद किसी को भी एनर्जी नहीं दे सकते हैं। वैसे ही इंडक्टर जो होता है किसी और को एनर्जी नहीं दे सकता, बट ये एक ऐसी डिवाइस है, रेजिस्टेंस जैसे ये एक रेजिस्टेंस वाला वायर है जिसका कम रेजिस्टेंस है, इसी सेम वायर को ऐसे टर्न्स बनाकर कम ही जगह में इतने टर्न्स दे दिए जाते हैं, तो वो सेम ही ये वाला जो वायर है ये इंडक्टर की तरह काम करने लग जाता है। अब इस वायर में भी एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, बट अगर इसको इस तरीके से बना देते हैं कोयल बनाकर, तो इसकी एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी क्या बढ़ जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक वायर होता है वो एनर्जी स्टोर, जो मैग्नेटिक फील्ड उसमें होता है या नहीं, ये वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इसके अंदर से करंट फ्लो करती है तो हमें पता है कि ये जो हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते हैं, फ्लेमिंग्स वाले रूल पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ये बोलता है कि अगर किसी वायर के अंदर से करंट जारी है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो क्लॉकवाइज होगा, और इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर सेम ही चीज में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड दी है इस डायरेक्शन में, तो करंट इस डायरेक्शन में जारी होगी। 90 डिग्री का इनमें डिफरेंस होता है। तो वो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी होगा। अगर करंट इस डायरेक्शन में जारी है तो ये जो है क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर रहा होगा, इसके अंदर बाहर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। और वो सेम मैग्नेटिक फील्ड जो है हमें एक जगह इकट्ठा करके बहुत सारी कॉइल्स को बना ले, तो ये एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और उससे हमें एनर्जी स्टोर करने में हेल्प मिलेगी। तो ये ऐसे एल बना देते हैं, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये बोलता है कि ये एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसमें कॉइल होती है, जैसे रजिस्ट एक वायर होता है उसको एक कॉइल की तरह बना लेते हैं, जिससे ये मैंने दिखाया उसके अंदर। और ये क्या काम करता है, एनर्जी जो स्टोर करता है वो अपने मैग्नेटिक फील्ड में करता है। और ये बोलता है कि इसका जो सिंबल है हम ऐसे दिखाते हैं और एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और हेनरी इसकी यूनिट है। हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट है, उसने अपने ही नाम के ऊपर इसकी जो यूनिट है वो बनाई है। तो इंडक्टर एल से रिप्रेजेंट करते हैं और हेनरी इसकी यूनिट है। इस सेम इंडक्टर को कॉइल और चौक भी बोलते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन में हम इसको काम में ले रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह में इसके अलग अलग कंपोनेंट्स भी बनते हैं, वहां डिपेंड करता है कि
कहाँ पे हम काम में ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग नेमिंग वगैरह ये लोग चेंज करते रहते हैं। ये अपनी जो एनर्जी स्टोर करता है वो मैग्नेटिक के रूप में करता है। और ये होगी कैसे, अगर इसके अंदर से करंट पास करेगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जैसे ये वायर है तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इसके ऊपर बनाएगा और करंट इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इसके अंदर रजिस्टिंग चेंज इफ करंट ट्राइज टू राइज और फॉल, अगर करंट चेंज हुई, अगर इसके अंदर ये करंट पहले 5 एम्पियर जा रही है और फिर ये 2 एम्पियर सडनली होना चाहिए, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप 5 एम्पियर से 2 एम्पियर या 5 से 10 एम्पियर जाओ। तो ये बोलता है कि इसमें एक रजिस्टिंग प्रॉपर्टी होती है कि सडन जो करंट का चेंज होता है उसको वो होने नहीं देता। वो चाहता है कि जितनी करंट है वो उतनी ही बनी रहे। तो इंस्टेंटली आप चाहेंगे 5 एम्पियर से 2 एम्पियर उसके अंदर से फ्लो करवा दो या 5 से 10 एम्पियर चले जाओ, तो वो रजिस्ट करेगा कि आप ऐसे फ्लो नहीं करवाओ। जबकि रेजिस्टेंस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, उसके अंदर कोई स्टोरिंग एलिमेंट नहीं होता, कुछ भी नहीं। अगर 5 एम्पियर जा रही है तो भी वो ओके है, 10 एम्पियर जा रही है तो भी वो ओके है, उसको तो हीट डिसिपेशन करता है तो वो करता रहेगा। बट आपने सेम ही वो रेजिस्टेंस वायर को इंडक्टर की तरह, कोइल की तरह बना दिया, तो उसके अंदर करंट को रजिस्ट करने की कैपेसिटी आ जाती है, उसके अंदर उतनी शक्ति आ जाती है कि वो उसको रजिस्ट करेगा कि आप सडन चेंज ऑफ करंट नहीं करो। और इसकी जो यूनिट वगैरह है वो हेनरी होती है और इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर सेम ही तरीके से हमारा आ जाता है कैपेसिटर, इसको सी से रिप्रेजेंट करता है और इसका जो सिंबल है उसको ऐसे दिखाते हैं, जिसकी एक प्लेट पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होता है, डिपेंड होता है कि कौन सी तरफ से ये चार्ज हो रहा है। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट जो होती है फेराड होती है। ये भी एक पैसिव एलिमेंट ही है और ये भी एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट की तरह काम करता है। इसके अंदर ये जो प्लेट्स हैं इसके अंदर कुछ मटेरियल भरा रहता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं, जिसके अंदर कैपेसिटी होती है कि अगर इसको आप चार्ज करते हो तो ये प्लेट अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है तो इसके अंदर कुछ चार्ज आ जाएगा और वो पूरा जो चार्ज है इसके ऊपर दिखाता है, जबकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता। ये डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करता है, जैसे इंसुलेटर की तरह काम करता है कि ये दोनों तरीके के होते हैं, इंसुलेटर टाइप के भी होते हैं और एनर्जी स्टोरिंग वाले मटेरियल भी होते हैं कि इसमें अगर एनर्जी स्टोर करनी है वो वाला मटेरियल भी डाल सकते हैं और वो वाला मटेरियल भी डाल सकते हैं कि आप इसको इंसुलेटर की तरह काम करवाओ। मतलब उसके अंदर कोई भी जो इलेक्ट्रिक फ्लो हो वो किसी भी टाइप का नहीं होता। जैसे ये हमारे पोल्स के ऊपर इंसुलेटर्स लगे रहते हैं, वो डाइलेक्ट्रिक जो उसका मटेरियल होता है वो अलग होता है कि उसमें एनर्जी स्टोरिंग वाला कोई भी जो मटेरियल होता है वो नहीं डालते हैं। जबकि हम कैपेसिटर जहाँ पे काम लेते हैं बहुत छोटे छोटे ऐसे डिब्बे से हमें इक्विपमेंट के अंदर मिलते हैं, तो वो यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, जिससे कि वो एनर्जी को स्टोर करे और जब चाहिए वो एनर्जी को रिलीज करे। तो ये भी एनर्जी को स्टोर करने के काम में आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा। इसमें दो जो होती है मेटल की प्लेट होती है, एक पॉजिटिव की तरह काम करती है एक नेगेटिव की तरह काम करती है और बीच के अंदर उसके अंदर जो मटेरियल भरा रहता है वो इंसुलेटर की तरह काम करता है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को सेपरेट करते हैं। क्योंकि अगर वो इंसुलेटर बीच में नहीं आएगा तो वो दोनों प्लेट एक दूसरे में टकरा जाएंगी और फॉल्ट आ जाएगा। और इसमें भी सेम, अब ये कैपेसिटर क्या करता है, इंडक्टर तो कर रहा था कि सडन चेंज ऑफ करंट को अपोज कर रहा था, वैसे ही कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को ये अपोज करेगा। अगर ये आप चाहो कि पहले 5 वोल्ट था और मैं सडनली इसको 2 वोल्ट कर दूं, या पहले 5 वोल्ट था मैं सडनली उसको 10 वोल्ट कर दूं, तो ये अपोज करेगा कि सडनली आप ऐसे वोल्टेजेस का चेंज मत करो। ये करंट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है कि पहले करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही थी बाद में ऐसे चली जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको करंट की डायरेक्शन से, पर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज नहीं होना चाहिए। वैसे ही जो हमारा इंडक्टर था, अगर उसके अंदर करंट ऐसे जा रही है तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज कर लेगा सडनली, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये इस करंट की डायरेक्शन को ऐसे सडनली चेंज नहीं होने देगा, ये इसको अपोज करेगा। और कैपेसिटर जो होता है वोल्टेज के सडन चेंज को अपोज करता है। अब ये वर्क कैसे करता है, ये बोलता है कि दो मेटल की प्लेट होती है और उन दोनों पे अपोजिट चार्ज होता है, जैसे एक प्लेट पॉजिटिव की एक नेगेटिव प्लेट की। अब इनके बीच जो होता है एक इंसुलेटर भरा रहता है, वो अपोज करता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो। और ये जो मटेरियल है उसके अंदर वो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट की तरह काम करता है, वो एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी स्टेज सेव्ड उसके अंदर रहती है। अब जब कब तक रहेगी, अब ये
कब तक रहेगी इसके अंदर एनर्जी की, कहीं दूसरे सर्किट में या कहीं दूसरी जगह सेम एनर्जी का फ्लो जो है डिस्चार्ज ये कहीं कर नहीं रहा हो। अगर इसके पैरेलल में भी सेम 5 वोल्ट का, अगर ये खुद है और 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो ये अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखा हुआ है कि हाँ कहीं किसी को, किसी भी एलिमेंट को 5 वोल्ट कहीं नहीं चाहिए, मैं अपनी एनर्जी अपने पास रखूंगा। अब ये जो एनर्जी इसकी स्ट्रेंथ होती है, कितनी एनर्जी इसके अंदर है, तो उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसका मेजर जो होता है, यूनिट जो होती है वो फैराड होती है। तो ये हो गया हमारा बेसिक कि आर, एल और सी हमें देखने को मिलते हैं। अब जो रेजिस्टेंस था वो ये था, इंडक्टर था हमारा, एल था, ये आर था, और ये हमारा कैपेसिटर है, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर कहीं किसी वायर के अंदर करंट का फ्लो हो रहा है तो एक वायर जो होगा उसका खुद का रेजिस्टेंस होगा, तो उस जो वायर का है उसके टर्मिनल के अक्रॉस हमें वोल्टेज दिखने को मिल सकता है और मिलेगा, वो ओम्स लॉ कहता है। फिर ये बोलता है कि वोल्टेज, या फिर ये बोल दे कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट और रेजिस्टेंस के। ये सीधा पहले तो ये बोलता है कि वोल्टेज जो है प्रोपोर्शनल होता है आई के। फिर ये बोलता है कि अगर इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को मैं हटाऊं तो इसको मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आर से। पर ये आर से कब करेगा, ये बोलता है कि इसके लिए आपकी फिजिकल कंडीशन सेम रहनी चाहिए। मतलब अगर मैं इस रूम के अंदर मेजर कर रही हूँ कि रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, किसी वायर के अंदर मैंने करंट पास करवाया और उसके अक्रॉस मुझे कुछ वोल्टेज मिला, तो मैंने उसको नोट डाउन किया। फिर मैं ये सेम चीज ये मानो कि 500-700 डिग्री के अंदर सूट बूट पहन के वहां जाऊं और वहां मेजर करने की कोशिश करूं, तो वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, तो वहां रेजिस्टेंस वो सेम ही उतना ही करंट पास करवाऊं और मैं देखूं कि वोल्टेज तो बहुत अलग आ रहा है, तो वो डिपेंड करता है। तो इसलिए ओम्स लॉ बोलता है कि इसके लिए फिजिकल कंडीशन सेम रहनी चाहिए। अगर मेरा रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो अगर मैं दूसरी जगह सेम ही चीज को मेजर कर रहा हूँ तो वो सेम कंडीशन होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि आपने या तो मटेरियल बदल दिया या टेम्परेचर बदल दिया, तो ये सब चीजें सेम रहनी चाहिए। जो इस कंडीशन में अभी कर रहे हो इस रूम के लिए, वो सेम ही कंडीशन दूसरे रूम के लिए भी करो सेम टेम्परेचर के ऊपर। तो ये बोलता है कि टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन जो है वो एक जैसी रहनी चाहिए, तभी ये V प्रोपोर्शनल टू I होगा। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को R लिख देंगे। अब ये बोलता है कि ये जो R है, ये R रेजिस्टेंस है, और इसका नाम किस पे पड़ा, जो इसको करने वाले जो साइंटिस्ट थे जॉर्ज ओम्स, उनके नाम पर पड़ा। और V इक्वल्स टू आई आर, V वोल्टेज हो गया, I हमारा करंट हो गया, R हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब इसका फॉर्मूला जो होता है, बेसिक जो फॉर्मूला है V प्रोपोर्शनल टू I है, और प्रोपोर्शनलिटी को हटा रहे हैं तो R लिख रहे हैं। तो बेसिक फॉर्मूला हमारा ये है, अगर वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो I इंटू R पता होना चाहिए। और इसी सेम फॉर्मूले से आप I भी निकाल सकते हैं और R भी निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक चीज हमारी ओम्स लॉ से, अगर किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस निकालना हो तब। अब वोल्टेज की डेफिनेशन ये आ जाती है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको वोल्टेज बोलते हैं। I जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो फ्लो करती है हमारी, वो होती है। और रेजिस्टेंस जो होता है एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो करंट को फ्लो करने का अपोज करती है। तो इसको ओम्स लिखते हैं और रेजिस्टेंस R से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये सेम ही तरीके से V इक्वल्स टू आई आर, R की चीज हमें पता चल गई कि V और I से उसका कैसे रिलेशन है। ऐसे ही इंडक्टर का क्या रिलेशन है, V इक्वल्स टू L di by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटू L जो होगा वो वोल्टेज V देगा। और C का क्या रिलेशन है, I इक्वल्स टू C dV by dt, वोल्टेज डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटू C हमें I करंट देगा। तो ये तीन फॉर्मूले जो हमें ध्यान में रहने चाहिए। यहां से अगर आपको वोल्टेज चाहिए तो करंट I का इंटीग्रेशन कर दो, यहां से इंडक्टर वाले फॉर्मूले से आपको करंट चाहिए तो वोल्टेज का आप इंटीग्रेशन कर दो। तो ये तीन जो चीजें हैं ये हमें बेसिक पता होनी चाहिए। अब आता है इक्विवेलेंट निकालना है। जैसे ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, R1 है, R2 है, R3 है। ऐसे ही एक इंडक्टर ये है, एक ये है, एक ये है, L1 है, L2 है, L3 है। ऐसे ही C है, C है, C है, C1 है, C2 है, C3 है। अब इनका हमें इक्विवेलेंट निकालना है, तो वो कैसे करेंगे। हम नॉर्मल फॉर्मूला पढ़ देते हैं कि एक एलिमेंट ये है,
दूसरा एलिमेंट ये है और ये ऐसे कनेक्टेड है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर करंट आई जो है हमारी ए सेम एलिमेंट से देख रहे थे स्टार वो सीरीज कम देख रहे थे सीरीज कनेक्टेड हो तो उसके अंदर क्या होता है? सीरीज के अंदर फर्स्ट एलिमेंट ये होगा, ये आर भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। सीरीज कनेक्शन कैसे समझ में आता है? अगर करंट फ्लो आई करवाती है तो वो आई जो है इसमें भी आई जानी चाहिए, इस एलिमेंट में भी आई जानी चाहिए। ये एलिमेंट मान लो कि एक्स है, ये एक्स है, ये हमारा वाई है, ये हमारा जेड है। इसका हमें निकालना है कि एक पी इक्विवेलेंट है या फिर, तो इसको लिख देंगे पी इक्विवेलेंट। तो ये कैसे निकलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में? x प्लस वाई प्लस जेड से। उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा, अगर रेजिस्टेंस हुआ x R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 R2 R3 दी हुई रही तो। वही अगर इंडक्टर हुआ तो होगा L1 प्लस L2 प्लस L3। अगर कैपेसिटर हुआ तो कैपेसिटर हमेशा इन दोनों कॉम्बिनेशन का उल्टा होगा। उसके अंदर हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो होता है 1/xp, x इक्विवेलेंट पी 1 डिवाइडेड बाई होगा तो वो होगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये कैपेसिटर होगा सीरीज के अंदर और ये रेजिस्टेंस और ये इंडक्टर होगा। फिर हम देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में हुए तो क्या होगा? पैरेलल एक एलिमेंट ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, ऐसे इनफाइनाइट हो सकते हैं। मैंने सिर्फ 3 का एग्जांपल लिया है और इनने हमें दिखाना है एक इनका इक्विवेलेंट ई पी, ई फॉर इक्विवेलेंट और पी फॉर ये एलिमेंट का नाम। ये आपका मान लो कि x, ये x हो, ये y हो और ये z हो, तो इनको ई पी कैसे लिखेंगे? इक्विवेलेंट ऑफ इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है x y z 1 बाई, इसको लिखते हैं 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। 1/e, अगर रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना है तो हम लिखेंगे 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। वही अगर इंडक्टर हुआ तो उसको लिखें 1/xl इक्विवेलेंट p 1/l1 प्लस 1/l2 प्लस 1/l3। वही अगर कैपेसिटर हुआ तो कैपेसिटर में क्या होगा? उल्टा होगा, जहां C1 लिखते हैं उसको 1/C1 लिखते हैं हम, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 1/CP होगा इक्विवेलेंट ऑफ इसका। 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई C1 होगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई C2 होगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई C3 होगा। और ऐसे प्लस का कॉम्बिनेशन कितने भी हो सकते हैं पैरेलल में और सीरीज में कितने भी हो सकते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि एक के लिए, दो के लिए कितने हैं, जितने एलिमेंट हो सकता है, एक आए हो सकता है, दो आए हो सकता है कि बहुत सारे हो पैरेलल में। तो जो कॉम्बिनेशन आपको सेट बैठे वो लगाना है। अब इसको जो हमारा कैपेसिटर वाला है इसको थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं कि पैरेलल में अगर वो हुए तो उसका कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या आएगा, हमें क्या लिख सकते हैं उसको। 1/1 डिवाइडेड बाई C ऑफ P 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई C2 प्लस ऐसे आगे है। 2 का देख लेते हैं तो ये 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई CP है तो C पे ऊपर चला जाएगा, C1 भी ऊपर चलाया जाएगा, C2 भी ऊपर चलाया जाएगा, ऐसे जितने भी होंगे वो। तो पैरेलल के अंदर कैपेसिटर की जो वैल्यूज होगी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, जबकि इंडक्टर और रेजिस्टेंस आएगा तो 1 डिवाइडेड बाई करके हमें इक्विवेलेंट जो है निकालना पड़ेगा। और वही अगर सीरीज के अंदर होंगे तो रेजिस्टेंस और इंडक्टर होंगे तो उनको डायरेक्टली वैल्यूज उनकी ऐड कर देंगे, बट कैपेसिटर के अंदर 1 डिवाइडेड बाई CP करेंगे तो वो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अब आती है कि अगर दो ही वैल्यू हो हमारे पास, जैसे रेजिस्टेंस 2 हो, इंडक्टर 2 हो, तो उनका क्या लिखते हैं हम। अब मानो कि आपके पास 2 रेजिस्टेंस है सीरीज के अंदर, R1 और दूसरा है R2। इसका आपको इक्विवेलेंट निकालना है।
आर इक्वलेंट सीरीज के अंदर है R1 प्लस R2 कर देंगे। इंडक्टर होगा C1 L1 प्लस L2 कर देंगे। कैपेसिटर होगा तो 1 डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट लिखेंगे। अगर C1 और ये C2 हुआ तो इसको लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1, जो ये वैल्यू थी ये होगा C1, ये होगा 1 बाई C2। तो 1 C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं C1 C2, ये होगा C2 प्लस C1 और इसको 1 C इक्विवेलेंट, ये यहाँ हो गया। इसको अगर हम पूरे को ही पलट दें तो ये हो गया C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाई C2 प्लस C1। 2 का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई 2 का समीशन, ये याद रख सकते हैं आप कैपेसिटर के केस में जब वो सीरीज में हुआ। और यही वाली चीज, ये वाला सेम फॉर्मूला जो है इंडक्टर और रेजिस्टेंस के लिए काम में दी जाएगा जब वो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। और कैपेसिटर उस केस में क्या होगा, डायरेक्टली ऐड हो रहा होगा। देख लेते हैं उसको भी। ये मानो कि एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है, ये R1 हुआ, ये R2 हुआ और ये पैरेलल में कनेक्टेड है और हमें इनका दिखाना है इक्विवेलेंट। 1 बाई R इक्विवेलेंट लिखेंगे उसको, 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2। 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 का एलसीएम आ जाएगा, R2 प्लस R1 लिख सकते हैं और इसको पूरा उलट देंगे तो हमें मिल जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई टोटल का सम, जो रेजिस्टेंस होंगे उनका। और ये सेम ही फॉर्मूला अगर L इक्विवेलेंट निकालेंगे तो होगा L1 इंटू L2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। और कैपेसिटर के केस में क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू जो वैल्यूज होंगे उनको डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो ये वाली जो चीज है बेसिक है, ये हमें याद रखनी है। अब बात आती थी कि हमने स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों लिया था। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए लिया था क्योंकि वहां पे क्या, ना तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आता है कि क्या एक्चुअली वो सीरीज कनेक्टेड है, और ना ये समझ में आता है कि वो पैरेलल में है क्या। तो उस केस में काम हमारा आता है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस वजह से हम स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन एक यही इन्हीं का सॉल्यूशन है, जैसे सीरीज और पैरेलल करते थे, बट वो 3 को एक साथ करके सॉल्व कर देता है, चीजें बहुत इजीली हमारे सर्किट को सॉल्व कर देता है। इसीलिए हमने स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। उसके अंदर रेजिस्टेंस R और L जो होंगे, जो सीरीज में हमने देखा था वैसे ही बिहेव करेंगे, और कैपेसिटर जो है 1 बाई C की तरह बिहेव करेगा। तो हम देख लेते हैं, अगर ये हुआ, एक एलिमेंट ये हुआ, ये एक एलिमेंट ये हुआ और ये एक एलिमेंट हुआ, ये हमारा स्टार है, ये कोई एलिमेंट C1, ये C2, ये C3 हुआ। इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है किसके अंदर, डेल्टा के अंदर। तो हम डेल्टा ऐसे बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे। इसके ऊपर भी बना सकते हैं, तो इसके ऊपर बनाएंगे तो ऐसे बना लेंगे, जिनका जो आपको ठीक लगे नाम लिख सकते हैं। ये हमारा CA होगा, ये CB होगा, ये CC होगा। अब एक CA निकाल के देख लेते हैं कि इससे CA कैसे निकलेगा। अगर रेजिस्टेंस होता तो हम ये निकालते कि 2 के बीच जुड़ा हुआ है और टोटल डेल्टा निकालें तो वैल्यू इंक्रीज होगी। तो R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई जो थर्ड बच गया उसका डिवाइड, ये हमारा होता RA। अगर ये क्या होता, रेजिस्टेंस होता तो, पर ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये कैपेसिटर है। तो हम कैपेसिटर कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 1 बाई CA, C 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C1 इंटू 1 बाई C2 डिवाइडेड बाई 1 बाई C3। तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस C3 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा C3 डिवाइडेड बाई C2 C1, ये होगा 1 बाई CA। ये ऐसे वैल्यू निकलेगी, ऐसे ही CB की निकलेगी, ऐसे CC की निकलेगी। और डेल्टा से स्टार में जाएंगे, वो सेम रेजिस्टेंस की जगह जो R11 कर रहे थे वहां 1 बाई C1 करना है। रेजिस्टेंस की वैल्यू सीधा लिख रहे थे और इसके अंदर 1 बाई की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई जो भी वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की वो लिखनी है। तो बस इतना याद रखना है कि रेजिस्टेंस को हम जहाँ पे सीधा जोड़ रहे थे कैपेसिटर के केस में आपको उल्टा करना है, और इंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस में हो रहा था वो सेम ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा।
फिर उसके बाद एक जो बेसिक चीज है वो आती है कि करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन रूल लगता है एक, वो कैसे होता है देख लेते हैं। करंट डिवीजन में ये बोलता है कि अगर आपके पास एक करंट सोर्स है और उसके पैरेलल में कितने भी रेजिस्टेंस या कोई भी जो एलिमेंट है वो कनेक्ट हो सकता है। मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही हूँ, ये I है, यहाँ I1 जा रही है क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस R1 है, ये I2 जा रही है क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस R2 है। अब ये बोलता है कि इस करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो आपको I1 निकालना है, I1 करंट की वैल्यू निकालनी है। तो ये बोलता है कि अगर I1 निकालनी है तो अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस ऊपर रखो, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस रखो और होल मल्टीप्लाई कर दो जो सोर्स की जो करंट है जिसको डिवाइड करना है आपको उसकी वैल्यू। सेम इसी तरीके से I2 निकालनी हो तो क्या करेंगे, अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस ऊपर रखो, टोटल रेजिस्टेंस जितने भी हैं वो रखो और जो सोर्स का करंट है वो रखो। तो ये जो रूल है वो करंट डिवीजन का, ये इंडक्टर कैपेसिटर सब में लगता है। मैंने यहाँ रेजिस्टेंस का शो करा है क्योंकि ये बहुत कॉमन है। इसी सेम तरीके से अगर आपको सोर्स करंट नहीं दे रखी हो और अगर I1 या I2 में से कोई दे रखी है तो ये जो फॉर्मूला है इसमें सेम है, अगर सोर्स करंट नहीं दे रखी है तो यहाँ से अपोजिट करके आप I भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या करंट डिवीजन रूल बहुत काम देता है जब हमें सोर्स की करंट पता हो या फिर इन आर्म्स में से कोई भी एक करंट जो है पता हो और हमें सोर्स की करंट निकालनी हो या दूसरे रेजिस्टेंस में से करंट निकालनी हो, जब एक करंट हमें पता हो। क्योंकि उससे क्या करेंगे कि अगर इस आर्म की हमें पता है I2 हमें निकालनी है तो I और I2 दोनों नहीं दे रखे तो I1 से पहले I निकाल लेंगे और I से हम निकाल लेंगे I2। और नॉर्मली KCL से हमें पता है कि I1 प्लस I2, यहाँ पे KCL लगाते हैं तो एक का करंट I और I1 प्लस I2 में ये डिवाइड हो गई। सेम ही ये वाला कॉन्सेप्ट वोल्टेज डिवीजन में भी लगता है। वोल्टेज डिवीजन में क्या होता है कि एक वोल्टेज सोर्स होगा और जो एलिमेंट होंगे उनके क्रॉस वोल्टेज का डिवाइड हो रहा होगा। तो हम वो देख लेते हैं वो कैसे हो रहा होगा। ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ऐसे कितने भी हो सकते हैं। मैंने सिर्फ दो एलिमेंट लिए हैं समझाने के पर्पज से। ये हमारा V वोल्टेज सोर्स है, कोई पोलरिटी ये ले लेते हैं। तो ये हमारा प्लस माइनस V1 और प्लस माइनस V2। ये R1 R2 L भी हो सकता है, C भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस का केस ले रहे हैं। L और C के अंदर क्या होगा कि वहां पे ग्राफ AC के अंदर आते हैं L और C, DC के अंदर आते भी नहीं है क्योंकि वो एज ए शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट बिहेव करते हैं। तो यहाँ हम ज्यादा उनको पढ़ते नहीं है। नॉर्मली अगर पढ़ते भी हैं तो वोल्टेज डिवीजन रूल वहां पे इनकी वजह से, इनकी रेजिस्टेंस की वजह से निकाल सकते हैं। जबकि AC सर्किट आ जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, ग्राफ का कॉन्सेप्ट चलता है, वहां पे ये डायरेक्ट वैल्यूज जो है हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो यहाँ से वोल्टेज डिवीजन से अगर हमें V1 निकालना है तो ये बोलता है कि जिस रेजिस्टेंस में से निकालना है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू ऊपर रखो और डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कर दो और इनटू सोर्स का जो भी वोल्टेज है वो लगा दो। ऐसे ही V2 जिस किसी भी रेजिस्टेंस जिसका निकालना है उसको ऊपर रखो, R1 प्लस R2 कर दो और इनटू टोटल जो वोल्टेज सोर्स है वो कर दो। अगर ऐसे ही आपको V1 दे रखा हो और V सोर्स का वोल्टेज निकालना हो तो इस वाले फॉर्मूले में पुट करके आप सोर्स वोल्टेज निकाल सकते हो। अगर V1 दे रखा है, V2 निकालना है तो सोर्स वोल्टेज निकाल लो पहले और फिर वहां से V2 निकाल लो और V को आप V1 प्लस V2 KVL से ऐसे लिख सकते हैं। V इक्वल टू V1 प्लस V2। अगर AC सर्किट होता तो वहां पे हम ये लिखते हैं, वहां पे ग्राफ का एडिशन होता है, फेजर्स होते हैं वहां पे, तो फेजर्स की वैल्यू ऐड होती है तो वहां पे ये सब तीर का निशान का मतलब है कि फेजर एडिशन हो रहा है और यहाँ पे हमारी डायरेक्ट जो वैल्यूज है उनको हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे दो कॉन्सेप्ट थे, करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। एक हमें मैश के कुछ क्वेश्चन करने थे, उससे पहले हम वो देख लेते हैं, नोडल एनालिसिस एक बार देख लेते हैं कि उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्या काम है, कैसे वो काम कर रहा है।
नोडल एनालिसिस। पहले नोडल एनालिसिस इसमें ये बोलता है कि कुछ ब्रांचेस है, कोई सर्किट है हमारा, कोई भी सर्किट ले सकते हैं आप। ये मैं समझाने के तरीके से इस वाले को ले रही हूँ। इसकी वैल्यू R3 है, इसकी वैल्यू R4 है। ये बोलता है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो है जहां पे करंट का डिवाइड हो रहा हो उस वाले को नोड बना लो और उसका एक नाम लिख दो, नोड ए। और ऐसे ही मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे 3 एलिमेंट कनेक्टेड है, इसका नाम लिख रही हूँ मैं B। और यहाँ पे भी मुझे V, R4, R3 और ये करंट सोर्स, ये तीनों चारों कनेक्टेड दिख रहे हैं, तो मैं इसका नाम लिख देती हूँ C। फिर ये बोलता है कि पहले तो आइडेंटिफाई करो कि कितने नोड है, तो यहाँ पे A, B और C है। जो सीरीज में कनेक्टेड है आप उनके बीच में एक नोड मान सकते हो, पर उससे क्या आपका क्वेश्चन सॉल्व इजीली नहीं होगा। तो उनको मानो जहां पे आपका करंट का मैक्सिमम डिवाइड हो रहा है, जो सीरीज में आ रहा है उसको नोड मत बनाओ, उससे सिर्फ नोड बढ़ेंगे, आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व नहीं होगा। फिर ये बोलता है कि आपने नोड आइडेंटिफाई कर लिए, फिर उसके बाद जहां पे मैक्सिमम आपके जो ब्रांचेस है कनेक्ट हो रही हैं, उनको क्या करो आप, उसमें से जिसमें मैक्सिमम ब्रांचेस कनेक्ट हो रही है उसको आप कॉमन बना लो। कॉमन बना लो मतलब उसको अर्थ कर दो, और अर्थ करने के बाद आप नोड के ऊपर केसीएल लगाओ। कैसे लगाएंगे केसीएल? नोड ए पे लगा रही हूँ, ए और उस नोड से सारी जो करंट है आउटगोइंग दिखानी है आपको, ए माइनस वी, क्योंकि इसका प्लस साइन है और उससे आउटगोइंग दिखानी है, मतलब ये सबसे बड़ा नोड है जहां से सारी जो करंट है जा रही है। ए माइनस वी डिवाइडेड बाई R1 प्लस ए डिवाइडेड बाई R4 प्लस ए माइनस बी नोड की तरफ R2 के लिए लिखेंगे तो, और डिवाइडेड बाई R2। इन करंट्स का नाम दे देते हैं X, Y और ऊपर वाली Z। X जो जा रही है A नोड से V वोल्टेज की तरफ जा रही है, Y जो करंट है वो जा रही है A नोड से ग्राउंड की तरफ, और Z जो करंट है वो जा रही है A से B नोड की तरफ, इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व कर लो जितना कर पाओ, फिर ये एक इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही नोड B के लिए लिख रहे, तो उसको हमेशा हाइयर पोटेंशियल वाला मानना है कि ये जो है सबको जो करंट दे रहा है उसका नामकरण कर देते हैं PQR। करंट का नाम है PQR। P जो जा रही है B से A की तरफ जा रही है, B Q जो जा रही है वो जा रही है R3 के अंदर, और R जो जा रही है वो करंट सोर्स की तरफ जा रही है। अब ये बोलता है कि आप यहाँ से ये देखोगे कि आप तो ये बोलोगे कि Z और P सेम है, आपको हर नोड के लिए लिखना है। पहले उसको लिखो, इक्वेशन बनाओ, फिर उसको सॉल्व करना है और फिर आगे की कैलकुलेशन करनी है। आप सीधा इस दूसरे नोड के लिए लिखो तो पहले वाले को भूल जाओ, पूरा इक्वेशन उसके भूल जाओ कि हमने क्या लिखा था। पहले लिखेंगे B माइनस ए डिवाइडेड बाई R2 जहां पे P करंट जा रही थी, फिर Q के लिए लिखेंगे B डिवाइडेड बाई R3 और फिर लिखेंगे प्लस R। अगर रेजिस्टेंस होता तो हम लिख देते कि B डिवाइडेड बाई जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को, हम करंट ही लिख रहे हैं और करंट सोर्स ही उस ब्रांच में दिया हुआ है। हमने करंट मानी थी R, और यहाँ पे करंट हमारी आ रही है, R की अलग डायरेक्शन है और I की अलग डायरेक्शन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसे लिख सकते हैं, पर हम अगर R के लिए लिखेंगे तो R लिखेंगे, और यहाँ पे R को हमें रिप्लेस करना है माइनस I से, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे R हमारा जो है माइनस I है, क्योंकि I जो है R के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। और यहाँ से हमारी बन गई दो इक्वेशन। ये दो इक्वेशन बन गई, हमारे पास दो ही वेरिएबल है, कौन कौन से, ए नोड वाला और बी नोड वाला, और इनको आपस में सॉल्व करके ए नोड पे कितना वोल्टेज होगा और बी नोड पे कितना वोल्टेज होगा वो आपके पास आ जाएगा। और नोड वोल्टेज आ गया तो ये है हमारा नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस यही कहता है कि नोड की वोल्टेज आप कैलकुलेट कर सकते हो, और ये इसके स्टेप्स है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो नोड कितने हैं, जहां पे मैक्सिमम ब्रांचेस कनेक्टेड है उसको कॉमन कर लो, और उसको कॉमन करने के बाद केसीएल लगा लो। केसीएल लगाने के बाद इक्वेशंस मिल जाएगी, उन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लो, वहां से आपकी नोड की वोल्टेज आ गई। फिर उसके बाद आपको जो भी कैलकुलेट करना है, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, जो भी कैलकुलेट करना है आप
हर एक एलिमेंट के लिए आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है सुपर नोड का। जैसे सुपर मैश होता था वैसे ही हमारा सुपर नोड भी होता है। अब सुपर नोड क्या होता है? सुपर मैश के अंदर तो बीच में दो नोड के बीच में क्या आता था? हमारा करंट सोर्स आता था। यहाँ पे सुपर नोड में दो नोड के बीच अगर हमारा क्या आ जाए, वोल्टेज सोर्स आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं सुपर नोड। तो उसको देख लेते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सुपर नोड कॉन्सेप्ट, सुपर नोड में ये बोलता है कि ये हमारा एक ब्रांच है, दूसरी ये ब्रांच है। एक सेकेंड, एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा एक प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ करंट सोर्स है एक, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ वोल्टेज सोर्स है एक, और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। ये R1 है, ये आपका R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये I है, ये V4 नाम लिया है, इसका V3 है, इसका V2 है। तो हमने देखा है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं कि नोड कौन कौन से है। तो एक नोड ये जिसको मान लेंगे VP, इस वाले नोड को लिख देते हैं VQ, और नीचे वाले नोड को लिख देते हैं ग्राउंड करके कॉमन, या फिर आपको नाम देना है PQR लिख दो, और R वाले को ही हम ग्राउंड करें क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो ब्रांचेस है कनेक्टेड है। अब ये बोलता है कि सुपर नोड ये बोलता है कि दो नोड जो आपने आइडेंटिफाई किए उन दोनों के बीच जिनकी इक्वेशन आप लिखने वाले हो, उन दोनों के बीच कोई वोल्टेज सोर्स आ रहा है क्या? तो यहाँ दिख रहा है कि हाँ आ रहा है, अभी 4 आ रहा है। अब ये बोलता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या करेंगे? VP नोड और VQ नोड, उनको दोनों को मिलाकर आप एक इक्वेशन बना लेंगे, और बाकी की दूसरी जो इक्वेशन मिलेगी वो आपको वो दो जो नोड आपने आइडेंटिफाई किए थे उनको और जो वोल्टेज सोर्स उनके बीच आ रहा है उसको मिलाकर आपको एक इक्वेशन मिलेगी। कैसे मिलेगी? तो सबसे पहले ये बोलता है कि VP और VQ को मिलाकर एक इक्वेशन बना लो। कैसे? VP माइनस, अब हम माइनस लिख देते, अगर यहाँ पे प्लस होता तो माइनस लिख सकते थे, पर माइनस 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 लगाकर, और इसके भी V के माइनस V2 के माइनस लग रहा है तो ये हो जाएगा ये, और इसको लिख सकते हैं आप VP माइनस माइनस प्लस V2 डिवाइडेड बाई R1, प्लस VP से इस ब्रांच के लिए VP माइनस V3 डिवाइडेड बाई R2। अब इन दोनों ब्रांचेस का काम खत्म हो गया, इसमें करंट चली गई, इसमें करंट चली गई। फिर ये इस वाली ब्रांच में हमें लिखना नहीं है क्योंकि यहाँ वोल्टेज सोर्स है, तो उस ब्रांच का लिखना नहीं है। VQ का लिखना है, प्लस पहले ये बोलते थे नॉर्मल वाले नोडल एनालिसिस में कि आपको अलग अलग नोड के लिए इक्वेशन लिखनी है, पर सुपर नोड ये कहता है कि दोनों नोड को मिलाकर आप एक इक्वेशन लिख लो, प्लस R3, और R4 के अंदर यहाँ हम एक करंट माने X, और इसी सेम करंट के डायरेक्शन में हमें I करंट लिखनी है, तो वो आ रही है तो हम इसको लिख देंगे माइनस I इक्वल टू 0। इसमें करंट ही लिखनी है, करंट ही हम कैलकुलेट करते हैं, और इसमें एक सोर्स लगा है वो सेम ही करंट इधर आ रही है। तो ये एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, एक इक्वेशन यहाँ से ये मिल गई। दूसरा बोलता है कि दूसरी इक्वेशन आपको कहाँ से मिलेगी? अगर आप वोल्टेज सोर्स जो दोनों नोड के बीच है वो, और दोनों नोड को मिलाकर, तो नोड का वोल्टेज यहाँ प्लस है हमारा और यहाँ माइनस है, ग्राउंड के ऊपर ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। तो इस पॉइंट के बीच हम क्या लगाएंगे? KVL लगाएंगे। कैसे? सबसे पहले ग्राउंड से चलो, माइनस साइन आया, माइनस साइन आया, और माइनस साइन के बाद ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, VP के लिए लिखा, ठीक है। फिर प्लस साइन आया, V4 आया, प्लस इसका VQ आया, प्लस का VQ, और नीचे ग्राउंड में आकर वापस जहां से स्टार्ट किया था वहां आ गए, इक्वल टू 0। कैसे? यहाँ से चले, 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 यहाँ वापस आ गए, ये चीज लिखिए।
इसको मैं सेपरेट लिखकर बता दूं आपको, ये ऐसे दिख रहे हैं, प्लस माइनस, इन दोनों के बीच एलिमेंट कनेक्टेड है। ये प्लस वीपी जो है ऊपर प्लस है इसका, और नीचे जहां पे हमने कॉमन माना है वो माइनस है इसका। तो एलिमेंट बीच में इस ब्रांच में चाहे 2 हो, 4 हो, 10 हो या 1 हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। सेम इसी ब्रांच में इसका प्लस ऊपर है और इसका माइनस नीचे, ग्राउंड वाले को माइनस, ग्राउंड मतलब नेगेटिव ही है वो। तो यहाँ से अगर केवीएल लिखेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं केवीएल लिखना ऐसे, माइनस, इसको वीपी दे रखा है, इसको हमने वीक्यू दे रखा है, तो माइनस का वीपी, प्लस का वी4 और प्लस का वीक्यू, और वापस घूम के हम इसी जगह वापस आ गए इक्वल टू 0। तो ये 2 इक्वेशन हो गई और 2 ही वेरिएबल थे वीपी और वीक्यू, इनको हम सॉल्व कर लेंगे और वहां से हमारे नोड की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट वाले सेशन में हम सुपर नोड के कुछ क्वेश्चन करेंगे, और सुपर नोड और नॉर्मल नोड के करेंगे, और सुपर मेश के भी कुछ क्वेश्चन जो होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो उससे क्या, हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेसिटी जो है अच्छी हो जाएगी। और अभी जो हमने आज बेसिक किया है उसको आप अच्छे से अगर देखेंगे तो ये बेसिक जो है हर जगह काम आएगा पूरा। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो ये बेसिक बहुत काम आता है। ये सिर्फ हम ये सोचें कि इसमें सर्किट एनालिसिस में, नोडल, इसमें आपका सर्किट थ्योरी में काम आएगा, नहीं, ये वो सब जगह काम आता है। जबकि कुछ कुछ जो ये चीजें हैं आपकी थ्योरम वगैरह और ये सब तो सिर्फ यहीं पे सीमित रह जाती है इस सब्जेक्ट के लिए, पर बाकी जगह ये चीजें जो बेसिक है ये सब जगह काम आता है। तो उसको बहुत अच्छे से आप वापस देख सकते हैं, क्योंकि अगर बेसिक अच्छा है तो आगे का कॉन्सेप्ट आप बिल्डअप कर सकते हैं। तो बेसिक अच्छा होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये थोड़ा सेशन दिखा दिया था आपको। अब नेक्स्ट वाले में हम इनके क्वेश्चन कर लेंगे और यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। फिर हम थ्योरम वाले चैप्टर की तरफ आगे जा सकते हैं। तो इसको वापस देख लेंगे ना, और हम जल्दी जल्दी सिलेबस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।